हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर केमिस्ट्री का जो आया हुआ है उसका सेक्शन डी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन डी के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल है, हम उसको सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसके अंदर हमें रेट कॉन्स्टेंट, एक किसी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है और उसके अंदर टेम्परेचर है। ठीक है, हमें T1 T2 और उसके अंदर टाइम गिवन है, जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट इनिशियल और रेट कांस्टेंट फाइनल, ये गिवन है। तो न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो गिवन होते हैं उन वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हमें K1 गिवन है यहाँ पे, जो कि कितना है 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट फर्स्ट है और फिर रेट कांस्टेंट सेकंड पे दे रखा है। जो फाइनल है यहाँ पे वो कितना है 0.07 और T1 गिवन है यहाँ पे। टेम्परेचर 1 कितना है 500 केल्विन, टेम्परेचर 2 कितना है यहाँ पे, टेम्परेचर 2 700 केल्विन। ये हमारे पास चार वैल्यूज़ गिवन है। हमें यहाँ पे EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला रहता है हमारे पास, EA के लिए फॉर्मूला है हमारे पास फॉर कैलकुलेशन EA वी हैव फॉर्मूला log K2 अपॉन K1। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उन्हीं को यूज़ करना है। EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 2.303 आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जो आपका फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इंटू T1 मल्टीप्लाई T2, दोनों टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये जो सारी वैल्यूज है पुट कर देंगे। बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, log K2 हमें कितना दे रखा है 0.07, 0.02 और हमारे पास सॉरी ये log के साथ ही था EA एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करना है। बाकी हमें 2.303, अब R जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू रख देंगे 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स, और हमारे पास T2 कितना है 700, T1 500, और ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर रख रहे हैं मल्टीप्लाई में T1। ठीक है, दोनों टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। इस लॉग को इससे कट करेंगे और लॉग की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 0.544 ये आ जाएगा। ये हमने सोल्व कर लिया पहले से ही, और इनको सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 5.7114 14 आएगा सिर्फ, इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 19.15। और जब इस कंप्लीट को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 18230.8 जूल, या फिर इसको हम नियरली को लिख सकते हैं, किलो जूल भी हम लिख देंगे, इसको किलो जूल में कर देंगे तो हमारे पास 18.2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन भी था। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। उसके अंदर हमें इंटीग्रेशन में पूछा है कि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हम कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज्यूम कर लेंगे, और उसके लिए हमें रेट कैसे लिखते हैं, रेटला कैसे लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये जो आपका रेट कांस्टेंट रेट, हम इनका क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम dx/dt यानी कि चेंज विद टाइम। ठीक है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद हम इसी को रेट को ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन विद पासेज ऑफ टाइम, रेट इन कंसंट्रेशन विद पासेज ऑफ टाइम, और कांस्टेंट किसके साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम इसको दो पार्ट्स में कर लेते हैं। हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम dx/dt, यहाँ पे dt को उधर ले जाएंगे, ये k इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, ये इधर ले आए हमने, कंसंट्रेशन इसका k को उधर ही रखेंगे, इधर ले लेके आएंगे, तो यहाँ पे ये dt इधर चला गया।
ठीक है, ये हमने इसको रीअरेंज पहले करना था, हम इनका इंटीग्रेशन पहले लिख दिया। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिमिट इसकी रहेंगी 0 से t, और इसके अंदर हम इसकी कंसंट्रेशन की लिखेंगे 0 से a, ये अपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हमने इसकी लिमिट रखी है। अब हम इसको लॉग के अंदर चेंज कर देंगे, नेचुरल लॉग जो आएगा यहाँ पे ln a, इसकी जो लिमिट ले रखी थी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, इंटू KT, ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनसे कट जाएगा। अब इसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, ln a0 माइनस ln a, ये हमारा, और ये KT तो ऐसे कैसे रहेगा इज इक्वल टू, अब हम इसको नेचुरल लॉग में चेंज कर देंगे, ये नेचुरल लॉग था, हम इसको लॉग में चेंज करेंगे, और लॉग में चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 2.303 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग हमारे पास a0 जो हमने ले रखा था log a, सिर्फ हमने इस ln को नेचुरल लॉग को लॉग के अंदर चेंज किया है, उसका KT वो बाकी वैसे के वैसे ही हमारे पास। अब इसके लिए हम इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, ये t नीचे ले आए हम, ये t नीचे ले आए, और ये k, इस पूरी इक्वेशन ऐसे कैसे रख दिया हमने, फिर यहाँ पे log इसकी लिमिट्स दोनों डिवाइड, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन हो गई है। ये भी लिखते हुए माइक की बैटरी ख़त्म हो गई, तो उस वजह से आगे की वीडियो में आवाज़ ही नहीं आई, तो इसको फिर से यहाँ से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो देखिए अब ये पूरा रिटर्न में है, हम इसको सिर्फ रीड करेंगे जल्दी से। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो कम से कम एनर्जी जो चाहिए एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एक्टिवेट, जो चाहिए रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए या फिर मॉलिक्यूल को एनर्जाइज, उसको एनर्जी देने के लिए, सो दैट दे कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, तो उससे क्या करें, केमिकल रिएक्शन करें। तो जैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम गिव्स फ्री एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में। तो जैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से जो जितनी एनर्जी उसे एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी उतना ही वो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होने में टाइम लेगा, हम उसको ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देंगे तो ये प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बना देंगे ऐसे। अब हमारे पास इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मोलिकुलैरिटी सिर्फ यही होता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स उसके अंदर रिएक्टेंट हैं। तो ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दैट कम टुगेदर टू रिएक्ट इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन के अंदर कितने मोलिक्यूल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करें उसे ही हम उसकी मोलिकुलैरिटी कहेंगे। जैसे एक N2O5 का एक ही मोलिक्यूल है तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 1 इस रिएक्शन की। इसके अंदर 2 NO के मोलिक्यूल हैं, एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 2 और 1 3। इसके अंदर 2 HI के मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो इसकी मोलिकुलैरिटी हो जाएगी 2। तो ऐसे हम इसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का लिखेंगे इट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होता है, किस किस के बीच में बनता है, इन द इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन और उनका जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट, जो कि हमने नीचे लिखा है, आर मीन्स यहाँ पे ये क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन हो गया, यानी कि इस टर्म्स को हमें डिफाइन करना था। अब नेक्स्ट हमें ये पूछा है गिव ए सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन। ये एसिटोफिनोन और बेंजल्डिहाइड को हम डिफरेंशिएट करने के लिए कोई एक टेस्ट लिखना है। तो हमने यहाँ पे 2 टेस्ट लिखे हैं। इसमें लिखा है बेंजल्डिहाइड को जब टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएगी तो वहाँ पे हमें सिल्वर मिरर टेस्ट मिलेगा, लेकिन एसिटोफिनोन ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देगा टोलन रिएजेंट के साथ। और यदि हम एसिटोफिनोन को आइडोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाएं तो एसिटोफिनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। हमें सिंपली इसके अंदर ये बताना है।
अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 कन्वर्जन दे रखे थे। फर्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। तो उस बेंजोइक एसिड जो जिससे बनाना है और बेंजल्डिहाइड जो बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड लिया, उसके अंदर थायोनाइल क्लोराइड डाला SOCl2, तो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया। बेंजोइल क्लोराइड के अंदर हम PDBSO4 के साथ यदि ऐड करेंगे तो ये नेमिंग रिएक्शन भी है हमारे पास, तो ये क्या बना हमारे पास बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। अब बेंजल्डिहाइड से हमें बेंजोफिनोन बनाना था, इसके लिए हम पहले उसका KMnO4 डाल के ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाल के हम उसको हीट करेंगे तो हमारे पास 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होकर बेंजोफिनोन बनाएंगे। तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट कन्वर्जन हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इसका सी पार्ट है। इसी के सी पार्ट के अंदर हमारे पास एक मैकेनिज्म पूछा गया है। मैकेनिज्म में पूछ रखा है कि हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना है जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट कर रहा है प्रोपेनॉन के साथ, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में है। प्रोपेनॉन फर्स्ट स्टेप में तो क्या करेगा, जो आपका ये कीटोन है यानी कि प्रोपेनॉन 3 कार्बन का है, प्रोपेनॉन हो गया। तो इसके अंदर जो आपका केशियन था HCN साइनाइड है जो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसका जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे और हमारे पास ये CN जो था कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। भाई कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, जब ये 5वां बॉन्ड उसके पास अटैक करने के लिए जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के बॉन्ड 4 ही रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा HCN का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड का सेकंड मॉलिक्यूल आएगा, वहाँ पे ये ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे प्रोटॉन इसके साथ कंबाइन हो गया और ये CN मॉलिक्यूल यहाँ पे साथ में निकल गया। ये हमारे पास इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये 2 स्टेप में था। अब इसके और में एक रिएक्शन और दे रखी है, यानी कि और के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं। उसमें हमें फर्स्ट में पूछा है कि एसिटाइलेशन क्या होता है। एसिटाइलेशन का सिंपल मीन्स ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, यानी एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप जो होता है आपका ये CH3COO, ये जो आपका एसिटाइल ग्रुप है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन बोलेंगे। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा है यहाँ पे बेंजीन के अंदर, ये हमारे पास एसिड क्लोराइड था, इसको ऐड किया तो ये Cl और एक इस बेंजीन का हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगा, यानी साथ में HCl बाहर निकलेगा और ये हमारे पास इसके ऊपर एसिटाइल ग्रुप आपका ऐड हो गया। तो ये हमारे पास एसिटाइलेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन हमारे एग्जाम में आएंगी तो पहले उनका थोड़ी सी थ्योरी हमें लिखनी होगी और फिर उसके बाद में हम वो रिएक्शन लिखेंगे। इसमें हमें कंप्लीट नंबर मिलेंगे। यदि हम सिर्फ रिएक्शन लिख के आएंगे तो वहाँ पे हमें कंप्लीट नंबर मिलने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। कंप्लीट नंबर लेने के लिए पहले हमें उनकी थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में लिख देंगे। सिर्फ हम ज़्यादा याद नहीं, रिएक्शन याद है तो उसके बारे में लिख देंगे कि हम यहाँ पे एल्डिहाइड लिया, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन गए, ऐसा लिखेंगे हम। तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन पूछा है। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या लिखना है हमें, देखो, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कंबाइन विद ए बेस। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो एक तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 हमारे पास एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल थे, एक ने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, दूसरे ने आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। तो ये हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है, जिसके अंदर हमारे पास पूछा है कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो क्रॉस एल्डोल के अंदर लिखेंगे कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जिसके अंदर हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं या फिर 2 डिफरेंट कीटोन ले रहे हैं या फिर एल्डिहाइड एक और दूसरा कीटोन ले रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल और क्रॉस कैनिजारो में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें तो हमने 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे और इसमें हमें सेम नहीं लेना है। एक दोनों एल्डिहाइड लेंगे तो दोनों अलग अलग लेंगे, 2 कीटोन लेंगे तो दोनों कीटोन भी अलग अलग लेंगे, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो उसे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया, ठीक है, दूसरा एसिटल्डिहाइड लिया, दोनों के बीच में बेस डाल के रिएक्शन करवाया तो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपाइनल्डिहाइड बन गया। उसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास एक्रोलीन, ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम से पूछा जाता है कि एक्रोलीन बनाए और वैसे ये हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है।
तो देखिए अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास सेमी कार्बाजोन दे रखा है, इसको हमें बताना है कि सेमी कार्बाजोन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर भी बता के बनाना है, इसका फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे सेमी कार्बाजोन के बारे में कि ये एक डेरिवेटिव है, इमीन डेरिवेटिव, ये यहाँ पे क्या है आई, इमीन डेरिवेटिव है जो कि बनता है कंडेंसेशन रिएक्शन किस किस के बीच में करवाते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में जब हम कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे एक डेरिवेटिव बनता है इमीन, और फिर उसके फर्दर रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सेमी कार्बाजोन बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, सेमी कार्बाजोन, और ये हमारे पास सेमी कार्बाजोन का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास इसमें पूछा गया कि केटल क्या होता है। तो केटल एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि बनता है कीटोन के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको रिप्लेस करने से, और रिप्लेस करने के बाद वहाँ पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर दे तो जो फंक्शनल ग्रुप बना है नया उसको हम केटल बोलेंगे। यानी कि जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप था उस फंक्शनल ग्रुप के अंदर से कार्बोनिल ग्रुप को ही हटा दें वहाँ से, और वहाँ पे 2 एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर दें। जैसे हमने यहाँ पे ये केटल का फॉर्मूला भी लिखा है, ये सेंटर में कार्बन है, उसके साथ 4 अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 अलग अलग एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 2 एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर दिए, यहाँ से कार्बोनिल वाले ग्रुप को ही निकाल के यहाँ से हमने 2 अलग अलग एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर दिए। तो ऐसे ऐड करने से जो हमारे पास नया कंपाउंड बना है उसको हम केटल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में बताना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ है उसकी आयनिक रेडियस, कि उसकी आयनिक रेडियस कैसे उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल के अंदर वेरी करेगी। तो हमारी आयनिक रेडियस देखेंगे, आयनिक रेडियस है जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डिक्रीज होगी, कहाँ से कहाँ तक, 3rd ग्रुप से लेकर 6th ग्रुप तक डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफर्ड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट होते हैं उनके डी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो वो पुअर शिल्डेड रहते हैं, इस वजह से उनकी जो आयनिक रेडियस है वो कम हो जाएगी। और उसके बाद में जो हमारे ग्रुप 7 से 10 तक होंगे उनका मोस्टली साइज जो रहेगा आयनिक रेडियस का सिमिलर रहेगा। उसके बाद में 11 से 12 तक के जो हमारे लास्ट एलिमेंट रहेंगे 2, उन एलिमेंट की रेडियस रहेगी ज़्यादा, और रेडियस ज़्यादा क्यों रहेगी, ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज। वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण। इस वजह से जो 11वें और 12वें यानी कि लास्ट के तो जो डी ब्लॉक के जो लास्ट के 2 एलिमेंट है पूरी लाइन ही लाइन, उनके अंदर क्या रहेंगे, उनकी रेडियस ज़्यादा रहेगी। अब डाउन द ग्रुप जो आपकी आयनिक रेडियस है बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सब सेल भी बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमसे पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनकी फॉर्मेशन में ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्मेशन करते हैं ये। अब देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कोई भी आयन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज, क्योंकि उनका साइज क्या है, छोटा है, या फिर एंड दे हैव डी इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, और उनके पास क्या रहते हैं, डी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन में। और इसका रीज़न हम लिख सकते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, डी इलेक्ट्रॉन एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, दे कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। उनके वैलेंस सेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कुछ फुली फिल्ड तो नहीं रहते, पार्शली फिल्ड रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डी लोन पेयर्स जो उनके साथ लिगेंड अटैच होते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं, तो वो आसानी से लोन पेयर को एक्सेप्ट करके नए नए कंपाउंड यानी नए नए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस वजह से उनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रहती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे इन कुछ रीजन्स की वजह से। पहला रीजन है हमारा ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। जितने भी आपके डी ऑर्बिटल्स रहते हैं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनके डी सब सेल लास्ट वाले जैसे जिंक वगैरह है उनको छोड़ के बाकी सभी के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रहते हैं, यानी कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। इस वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दूसरे जो लिगेंड्स उनके साथ जुड़ते हैं उनकी लोन पेयर डोनेट कर एक्सेप्ट करेंगे।
या फिर दूसरा रीज़न क्या है, दे हैव द एबिलिटी टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, और उनकी वैलेंसी भी ज़्यादा रहती है। जैसे मैग्नीज है आपका, बहुत ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऐसे। ये क्या करते हैं, डिफरेंट यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, एक ही एलिमेंट कई वैलेंसी शो करते हैं। दे हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनके अंदर ये भी टेंडेंसी रहती है कि वो नए नए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर्स। तो ये हमारे पास इसके कुछ जनरल रीजंस थे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, ये हमारे चारों सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।